बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल में खुशामदीद। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त कि बराए मेहरबानी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है खूबसूरत चुड़ैल। आइए कहानी शुरू करते हैं। फ़ोन की घंटी बजी। घंटी सुनकर मेरी आंख खुल गई। कमरे में रोशनी नहीं थी, शायद हमेशा की तरह आज भी लाइट नहीं थी। कमरे में खिड़की के जरिए चांद की चांदनी दाखिल हो रही थी, जिसकी वजह से मैं अपना फ़ोन तलाश कर सका। फ़ोन मैंने जल्दी से कान के साथ लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, खुदा के लिए मेरी मदद करो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। जी कौन? रात के इस टाइम पे कौन फ़ोन कर रहा है? क्यों तंग कर रहे हो मुझे? मैंने कहा। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त अकबर। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। हाँ अकबर, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? यार वो मुझे मार देगी, मेरा खून पी जाएगी, वो मेरी तरफ आ रही है। कौन कौन तुमको मार देगी? हेलो हेलो अकबर। लेकिन कोई जवाब ना आया। मैंने खुद अकबर का नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। अचानक इसकी बातों से मैं परेशान हो गया। अकबर की नई नई शादी हुई थी। वो मेरे साथ बैंक में काम करता था, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं अपना तारुफ कराता चलूँ, मेरा नाम सफ़ीर हुसैन है। मैं एक गैर शादीशुदा हूँ और आज़ाद फितरत का मालिक हूँ। मैंने अलमारी से अपना रिवॉल्वर निकाला और अकबर के घर की तरफ चल दिया। अकबर का घर कम आबादी वाले इलाके में था। घर के पास एक नहर गुजर रही थी और इसके पार एक कब्रिस्तान था। जल्द ही मैं इसके घर पर पहुँच गया। इसका घर 3 कमरे पर मुश्तमिल था। 2 कमरे, एक बावर्ची खाना और एक छोटा सा सेन था, जिसमें एक बड़ा पुराना कीकर का दरख्त था, जिसके ऊपर बहुत से परिंदों के घोंसले बने हुए थे। सेन से होते हुए मैंने कीकर के दरख्त पर नज़र डाली। परिंदे खामोशी से अपने घोंसलों पर दुबक कर सो रहे थे। हवेली का दरवाज़ा हमेशा की तरह खुला ही था, लेकिन कमरे अंदर से बंद थे। मैंने काफ़ी देर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब ना मिला। मुझे खिड़की का ख्याल आया, जो नहर वाली साइड पर थी। मैंने हवेली की पिछली तरफ गया। मैं हैरान रह गया। खिड़की खुली थी और खिड़की के ऊपर ताज़ा खून के निशान थे। मैंने खिड़की के ज़रिए अंदर आया। अब बिजली आ चुकी थी। मैंने बल्ब जलाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अकबर बेड के नीचे खून में लिपटा हुआ पड़ा था और भाभी का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने अकबर को चेक किया तो वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अचानक मेरी नज़र खून के धब्बों पर पड़ी, जो किसी के नंगे पाँव के थे। यानी कोई कमरे में खिड़की की तरफ से बाहर गया था। खून के निशान इसके पाँव के जरिए फर्श पर बने हुए थे। मैंने तो पहले घर की तलाशी ली, लेकिन भाभी का कोई पता ना चला। लेकिन वो कातिल हो सकता है भाभी को अपने साथ ले गया हो, मैंने सोचा। मैंने पाँव के निशानों का पीछा करने का फैसला किया और खिड़की के जरिए बाहर आ गया। लेकिन मैंने थाने कॉल कर दी थी, सब हकीकत बता दी थी। पाँव के निशान टार्च की रोशनी में बहुत वाज़ेह नज़र आ रहे थे। लेकिन ये क्या? ये निशान तो नहर तक जा रहे थे, यानी कातिल ने नहर पार की थी। पर मैं नहर पार नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने 1-2 किलोमीटर का लंबा चक्कर नहर से लगाकर दूसरी तरफ गया। फिर नहर के दूसरी जानिब इन पाँव के निशान तलाश करने लगा। जल्द ही ताज़ा पाँव के निशान मिल गए। ये निशान कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। मुझे मुझे कब्रिस्तान से बहुत डर लगता था। अचानक मेरे कानों में पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आई। जब पुलिस की गाड़ी का शोर सुनकर मैं वापस अकबर के घर की तरफ चल दिया। मैंने अपना तारुफ वहाँ जाकर कराया और बताया कि ये निशान कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं और मैं कब्रिस्तान में अकेला नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। अगर आप भी साथ चलना है तो चलो, क्योंकि वो कातिल भाभी को कब्रिस्तान की तरफ ले गया है। इंस्पेक्टर अपने साथ 2 आदमी लिए और बाकियों को वहाँ शवाहिद इकट्ठा करने के लिए छोड़ दिया। हम कब्रिस्तान में दाखिल हो गए थे। कब्रिस्तान बहुत ही कदीम मालूम होता था। मैंने पहले कब्रिस्तान में नहीं आया था, इतनी रात को तो बिल्कुल भी नहीं आया था। कब्रें टूट-फूट का शिकार थी। पाँव के निशान अब भी हमें नहीं मिल रहे थे। हम लोग इधर-उधर फिर रहे थे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, अकबर किसी ने ज़ाती दुश्मनी या कोई कारोबारी दुश्मनी वगैरह तो नहीं? इंस्पेक्टर साहब, अकबर बहुत ही शरीफ ख़ानदानी इंसान था। इसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? अच्छा, तो इसकी शादी कब और कहाँ हुई थी? और इसने बैंक से छुट्टी ली थी? सर, सुबह इसकी हाज़िरी भी सना से इसकी मुलाकात हुई थी।
सर, सुबह इसकी हाज़िरी थी। सना से इसकी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी और इस बात को 2 हफ़्ते हो गए थे। गोया इन दोनों ने 2 हफ़्तों के अंदर-अंदर शादी भी कर ली, इंस्पेक्टर ने कहा। जी इंस्पेक्टर, सना इस दुनिया में अकेली थी। माँ-बाप एक हादसे में फ़ौत हो चुके हैं और इसको इसके चचा ने पाला है। इसलिए उन्होंने भी शादी में देर नहीं की। वो कहाँ रहते हैं? वो भी इसी शहर में रहते हैं, काफ़ी शरीफ लोग हैं। बहुत नेक दिल और अच्छी फैमिली है। अचानक एक सफाई की आवाज़ आई, इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पर एक लड़की पड़ी हुई है। हम एकदम दरख्तों की तरफ चल पड़े और वहाँ काफ़ी सब दरख्त थे और एक दरख्त के नीचे भाभी सना पड़ी हुई थी। मैं ये देखकर हैरान हो गया कि वो निशान जो कब्रिस्तान की तरफ आ रहे थे, वो भाभी के पाँव के थे, क्योंकि अब इनके पाँव पर खून जम चुका था और वो बेहोश हो गई थी। इंस्पेक्टर ने गाड़ी वाले को कॉल की, वो कब्रिस्तान के पास गाड़ी ले आया। हम भी भाभी को उठाकर कब्रिस्तान से बाहर आ गए। गाड़ी वहाँ पहले से मौजूद थी और इसको अस्पताल ले गए। भाभी काफ़ी देर से बेहोश थी। वो ही बता सकती थी कि क्या हुआ है अकबर का। अकबर का कातिल कौन है और कब्रिस्तान में वो कैसे आई। मैंने अकबर का कफन दफन में मसरूफ़ था। अकबर का भाई और वालिद भी गांव से आए थे। अकबर का बड़ा भाई अकरम बहुत परेशान था क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। वालिद का भी बहुत बुरा हाल था। वो तो अकबर के ज़िद के पीछे खामोश थे। अकबर ही ज़िद करके शहर आया था और बैंक में मुलाजिम हो गया था। शादी भी इसने अपनी पसंद से की थी। सना भाभी पर भी शक कर रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। शादी को तो कुछ ही दिन हुए थे और भी और अभी तक अकबर की छुट्टी भी ख़त्म नहीं हुई थी। तो सना भाभी पर शक किस तरह किया जा सकता था, क्योंकि जब तक आपने किसी से मिलते जुलते नहीं, आपको कैसे मालूम होगा कि वो कौन है और किस तरह की तबीयत, उसकी तबीयत कैसी है। आज इस वाक़ये को 3 दिन हो गए हैं। भाभी अभी तक बेहोश थी और कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मैं बैंक से वापसी पर अस्पताल का चक्कर लगाता था। अकरम भाई और अकबर की वालिदा साहिबा अस्पताल में ही थे। इनको पता था कि भाभी वो ज़रिया है जिसके ज़रिए हम कातिल तक पहुंच सकते हैं। पुलिस के 2 आदमी भी हर वक्त ड्यूटी पर होते थे। हमेशा की तरह मैं फारिग होकर थाने गया तो मेरी मुलाकात इंस्पेक्टर से हो गई। खान मेरा क्लास फेलो था और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। मैंने सारा वाक़या खान को बताया। इंस्पेक्टर खान किसी गहरी सोच में डूब गया और काफ़ी देर के बाद बोला, इस किस्म के 2-3 केस पहले भी हुए हैं। क्या मतलब? कैसे केस खान? अकेला घर आबादी से दूर रहता था, यानी कम आबाद वाला इलाका, और इस घर में सिर्फ वो पहले अकेला ही रहता था और फिर शादी भी अचानक एक अनजान लड़की से थी। ये बात तो ठीक है, लेकिन सना भाभी तो बहुत अच्छी और काफ़ी खिदमत करती थी अकबर की। अच्छा, तो वो कहाँ है और क्या वो ज़िंदा है? हाँ, वो ज़िंदा है और अस्पताल में दाखिल हुई हैं और बेहोश हैं। चलो सफ़ीर, अस्पताल चलते हैं, वहाँ पर ही बात वाज़ेह हो जाएगी। जब हम दोनों वहाँ पहुँचे तो अकरम भाई वहाँ पर मौजूद थे। अकरम भाई, भाभी भाभी को होश आया? नहीं, वो अभी तक बेहोश हैं। टेस्ट हो रहा है, वो अंदर थिएटर रूम में है। हम बाहर इंतज़ार करने लगे। कुछ देर के बाद डॉक्टर साहब आए और खान ने पूछा, डॉक्टर साहब, अब मरीज़ा कैसी हैं और होश कब तक आ जाएगा? वो खतरे से बाहर है, होश भी जल्दी ही आ जाएगा। क्या हम इनको देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसको कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। हम तीनों कमरे में आए तो मैंने देखकर खान भाभी को गौर से देख रहा था। ये सना भाभी हैं, अकरम ने कहा। तो खान ने कहा, तुम लोग मेरे साथ बाहर आओ। हम दोनों बाहर आए तो एक तरफ होकर खड़े हो गए। तो खान ने बताया, सफ़ीर, ये लड़की सना है जो हमें मिल नहीं रही थी, क्योंकि हर कत्ल होने वाले दूल्हा के साथ हमें इसकी ही तस्वीर मिली है, लेकिन ये हमें मिल ही नहीं रही थी। ये क्या कह रहे हो? क्या सना भाभी कातिल है अकबर की? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन शक इस पर ही किया जा रहा है। मैं तुम मुझे सबूत दे सकता हूँ। वो हर मुक़्तिल के साथ शादी की तस्वीर इसके साथ मौजूद है। ये लड़की शादी के 1 हफ़्ते तक अपने हस्बैंड के साथ रहती है, फिर इसके हस्बैंड का कत्ल हो जाता है और फिर ये लड़की कहीं गायब हो जाती है। लेकिन ये अब की बार किस तरह से पकड़ी गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो असल हकीकत में अकबर ने कत्ल होने से कुछ देर पहले मुझसे बात की थी, तो मैं फ़ौरन निकल पड़ा। 5-10 मिनट में इसके घर पहुंच गया, तो शायद ये इस वक्त अपना काम करके निकली ही होगी। मैंने इसका पीछा किया। मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं किसके पीछे जा रहा हूँ। मैं तो खून के निशानों का पीछा कर रहा था।
इंस्पेक्टर खान ने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया। 2-3 लेडीज़ आईं। मैंने खान से कहा कि अगर ये चक्कर है तो हमें किसी दमदरूद वाले से भी राब्ता करना चाहिए। हाँ सफ़ीर, तुम ठीक कहा। मैं एक जानने वाला मेरे एक बुज़ुर्ग हैं, वो अमल करते हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। जल्द ही वो लेडीज़ पुलिस आ गईं। हम दोनों इस बुज़ुर्ग के पास चले गए। बुज़ुर्ग का नाम पीर बाबा शाह मुनव्वर था। वो एक बहुत नेक बुज़ुर्ग थे। इनके आस्थाने पर हर वक्त हजूम होता था, हर वक्त कोई ना कोई आपकी खिदमत में मौजूद होता था। खैर, हमने पहले कॉल की थी, इसलिए वो हमारे मुंशी थे। मैंने इंस्पेक्टर साहब ने सारी हकीकत पीर बाबा को बता दी। पीर बाबा ने आंखें बंद कर ली और वो अमल करके कुछ पढ़ रहे थे। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? इस लड़की की हकीकत या इसका खात्मा करना चाहते हो, या फिर कोई सख्त सज़ा देना चाहते हो? पीर बाबा, आप हमें पहले तो ये बताएं कि वो कौन है और ऐसा क्यों कर रही है। वो मुकम्मल इंसान नहीं है, ना ही मुकम्मल चुड़ैल है। वो एक इंसान और एक चुड़ैल के मिलाप से पैदा हुई है, यानी चुड़ैल की बेटी है। इसका इंसान बाप इसको छोड़कर चला गया, जिसके बाद इसकी चुड़ैल माँ ने उसको मार दिया था। इसकी माँ चुड़ैल को एक हिंदू आलिम ने चिल्ला काटकर अपनी कैद में कर लिया था, तो इसकी परवरिश इंसानों में हुई है। इसके चचा ने इसको पाला था। चचा को इसकी हकीकत से नाइलम था। इसको अभी तक इसके बारे में नहीं पता। जब वो लड़की की बार-बार शादी करवा रहे हैं, तो ऐसा कैसा हो सकता है उनको ना पता हो? उन्हें शक तो हुआ होगा। आप लोगों ने देख तो लिया होगा, वो चुड़ैल की बेटी बहुत मासूम और भोली-भाली सूरत लेकर पैदा हुई है। हर कोई इस पर एतमाद कर लेता है। वो अपना शिकार खुद ही तलाश करती है और 3-4 दिन वो अपनी खुराक बुझाती है और उसके बाद उसकी आत्मा सो जाती है और फिर चंद दिनों बाद वो चुड़ैल की आत्मा फिर से जाग जगती है। तो वो अपने शौहर का खून पी जाती है और हफ्तों के लिए गायब हो जाती है। जब इसके चचा को हादसे का पता चलता है, तो वो बेचारा इसकी तलाश में अस्पताल, पुलिस स्टेशन, न जाने कहाँ-कहाँ इसको तलाश करता है, और जब वो मिलती है तो ये कहानी सुनाती है और अपने मासूम चेहरे का फ़ायदा उठाकर कुछ हफ्ते घर में आराम करती है और फिर ताज़ा दम होकर शिकार को तलाश करती है। तो क्या हर बार चचा इसको जहर देता है? लेकिन पीर बाबा, इस बार वो पकड़ी कैसे गई और वो अब तक बेहोश क्यों है? मैंने पहले ही बताया है कि वो एक चुड़ैल की बेटी है, लेकिन इसके अंदर इंसान का भी खून है, इसलिए वो कमज़ोर और थकावट भी महसूस करती है। इस रात जब वो अपना शिकार करके कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी, तो इसे नहर पार करना पड़ी थी और इसको मालूम हो गया था कि कोई इसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो जल्दी से वो इस दरख्त से टकरा गई और बेहोश हो गई, क्योंकि अब भी थकावट इसके ऊपर तारी थी। अब हमें क्या करना चाहिए? आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं? इसको ज़िंदा रखकर सज़ा देना चाहते हैं या इसको ख़त्म करना चाहते हैं? क्या पीर बाबा इस पर गोली असर कर सकती है? हाँ, करेगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं इसकी मौत इस गोली से वाक़या हो जाए। इसको मारने के लिए इसी कब्रिस्तान में 3 दिन का चिल्ला काटना होगा, जिसके बाद इस चुड़ैल की बेटी में चुड़ैल वाली ताकत आ जाएगी। इसके बाद आप जो सज़ा देना चाहो, वो सज़ा ठीक से तकलीफ़ उठाएगी। और हो सकता है कि आइंदा वो ये गलत काम ना करें और हमेशा के लिए छोड़ दें। अब चिल्ले के लिए कोई आदमी तलाश करो। वो तो पहले ही 1 साल वाला चिल्ला काट रहा हूँ। मैं तो पहले ही 1 साल वाला चिल्ला काटा, इसलिए मैं तो नहीं काट सकता। आधी रात का है, तो पहले रात किसी पुरानी कब्र पर बैठकर करना होगा। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ। इसने मेरे दोस्त को मारा है और न जाने कितने लोगों का शिकार बनाया है। ठीक है सफ़ीर बेटा, ये लो सत्तू के दाने, और किसी पुरानी कब्र पर बैठकर इन दानों पर चिल्ला करना है और हसार से बाहर नहीं आना। कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी आवाज़ आए, चाहे मैं खुद भी आ जाऊं, चाहे तुम्हारा दोस्त अकबर भी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, आपके घर में से भी कोई आ जाए, आपने बिल्कुल भी बाहर नहीं आना है। इसके बाद बाबा ने मुझे पूरा अमल बताया और बाबा ने बताया, तुमने दिन में भी किसी से बात नहीं करनी है और बैंक से भी छुट्टी ले लो। मैंने पीर बाबा की बात मान ली, लेकिन मेरा दिल तस्लीम नहीं कर रहा था कि भाभी एक बेरहम कातिल हो सकती हैं और वो एक चुड़ैल की बेटी है। रात के वक्त था, फ़ोन की घंटी सुनकर मेरी आंख खुल गई, तो ये इतला मिली कि भाभी सना अस्पताल से फरार होने में कामयाब हो गई है। इस बारे में किसी को कुछ मालूम ना हो सका। मैंने इसी वक्त इंस्पेक्टर से बात की, तो इसने कहा, सफ़ीर भाई, अब वो चला करना और ज़रूरी हो गया है। खुदा ना करे वो कोई और काम कर दे, किसी की जान चली जाए। सुबह होते ही बैंक गया और बैंक से 5 छुट्टियां ली और इंस्पेक्टर
खान के पास पहुंच गया। मैं पुलिस स्टेशन चला गया, वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हाँ, तो छुट्टी ले ली? हाँ जी। ठीक है, चाय पी लो, हम सना भाभी को चचा के घर चलते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। और मुझे इसके घर अच्छी तरह से याद है। एक पड़ोसी से पता चला कि कल रात को जहांगीर साहब का इंतकाल हो गया है, इसलिए इसको दफन करने के लिए सब लोग इसके आबाई गांव गए हुए हैं। क्या सना भाभी भी इनके साथ हैं? ज़ाहिर बात है, सना बाजी चचा जहांगीर से बहुत प्यार करती थी, इन्हें तो जाना ही था। और इनका गांव कहाँ है? इंस्पेक्टर खान ने पूछा। इनका गांव का नाम लेकर लाल सुंदरवाला है, और वो मोटरवे के साथ फैसलाबाद से कुछ पहले ही है। हम सब से पहले पीर बाबा के पास गए और उन्होंने कहा, इस बात का फ़ायदा उठा लो सफ़ीर, तुम आज ही अपना चिल्ला शुरू कर दो। आज रात से शुरू कर लो, और इंस्पेक्टर खान तुम बेशक इसके पीछे गांव चले जाओ। अगर वो वहाँ नहीं है तो नहीं मिलती और वहाँ से गायब हो जाती है तो मुझे इतला दे देना। मैं फिर अमल से पता करूँगा कि वो कहाँ है। ठीक है पीर बाबा, जिस तरह से आपका हुक्म। फिर मैं कब्रिस्तान चला गया और रात के लिए जगह तलाश करने लगा। जल्द ही मुझे एक पुरानी दरख्त के पास एक पुरानी कब्र मिल गई। मैंने इस पर निशान लगा कर आ गया और खाना खाकर सो गया। मेरी आँख शाम को 5 बजे खुली। अभी अंधेरा होने में कुछ वक्त बाकी था। मैं अपनी जगह पर पहुंच गया था। वहां पर मैंने हसार खींचा तो मैं इस कब्र पर बैठ गया और चिल्ला शुरू कर दिया। पहली रात सुकून से गुजरी। इंस्पेक्टर खान सना के गांव गया हुआ था। मैं घर आकर सुकून से सो गया। दिन को भी बहुत सी काली बुलाएं आई, लेकिन मैंने तस से मस ना हुआ। शाम के 5 बजे के करीब मैं उठा और खाना वगैरह खाया और कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। अपनी जगह पर पहुंचकर बैठ गया। आज मौसम बहुत खराब मालूम होता था। चांद का कोई नामो निशान ना था। हवा तेज से तेज होती जा रही थी। मुझे चिल्ला करने में मुश्किल हो रही थी। मैं हैरान था कि जब मैं घर से निकला था तो मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन जब कब्रिस्तान में कदम रखा तो मौसम खराब हो गया। खैर, मैं अमल करने लग गया और आसमान पर से बिजली चमकी और बादल शोर करने लगे। हवा तेज तेज चलने लगी। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। मुझे अमल करने में मुश्किल हो रही थी। कुछ देर में बारिश शुरू हो गई, लेकिन ये बारिश हसार से बाहर ही हो रही थी और जिस जगह मैं था वहाँ कोई असर ना हो रहा था। बादल खूब बरसा, हर तरफ पानी ही पानी हो गया। लेकिन हैरान होने वाली बात यह थी कि पानी का एक कतरा भी मेरी तरफ नहीं आ रहा था। मौसम अब साफ था और चांद नजर आ रहा था, और चांदनी हर से चीज को मुनव्वर कर रही थी, और बादल का शोर थम चुका था और अब मुकम्मल खामोशी थी। मैंने अपना अमल जारी रखा था। सुबह होने से कुछ पहले मुझे इंस्पेक्टर खान अपने पास आता हुआ नजर आया। खान ने कहा, सफ़ीर ये अमल छोड़ दो, ये चिल्ला छोड़ दो। हमने सना को मार दिया है, वो मर चुकी है। लेकिन इस वक्त मैं होश में था। मुझे पीर बाबा वाली बात याद थी। मैं भला कैसे चिल्ला छोड़ सकता था? मैं चिल्ले में मगन रहा। खान ने मुझे कहा, उठ जाओ मेरे दोस्त, क्यों देर कर रहे हो, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, आओ मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ो। खान ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो इसके मुंह से चीख निकल गई, वो गायब हो गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। सुबह हुई तो मैं अपने घर लौट आया और खाना खाकर सो गया। शाम को अपने टाइम पर उठा और अपना सख्त इम्तहान होने वाला था। मैं इसलिए के लिए तैयार था। मैंने आज मगरिब की नमाज कब्रिस्तान के पास अदा की, क्योंकि पहले मैं घर में अदा करके जाता था। चिल्ला मैंने अपने टाइम पर ही शुरू कर दिया। वो तकरीबन आधी रात का वक्त था जब मुझे दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई सफ़ेद सांप मैं मेरी तरफ आ रहा था। करीब आया तो मैंने देखा कि वो सना ही है। उन्होंने बहुत ही मासूम सूरत बनाई हुई थी। मुझे से माफ़ी मांगने लगी। तो फिर भाई मुझे माफ़ कर दो। मैं जितना चाहती हूँ, मेरा वादा है, मैं जीना चाहती हूँ। मेरा वादा है कि आइंदा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। काफ़ी देर खड़ी रही, फिर खामोश और मायूस होकर चली गई। कुछ देर बाद खामोशी रही। फिर पीर बाबा मेरे सामने आए और उन्होंने कहा, बेटा इसको माफ़ कर दो, और तुमसे माफ़ी मांग रही है। इसका कि ये सज़ा बहुत है। सबके सामने इसका चेहरा बेनकाब हो गया है। मैं पीर बाबा की बात मानने ही वाला था कि मेरे कानों में आवाज़ आई, ये सब नज़र का धोखा है, ये मैं नहीं हूँ, तुम अपना अमल जारी रखो। फिर वो पीर बाबा भी वहाँ से चले गए। मैं इसी चक्कर में था कि ये चिल्ला किस तरह पूरा हो।
सुबह होने से पहले कब्रिस्तान में एक शोर सा जाग उठा। कब्रों से मुर्दे निकलने लगे, दरख्त टूटने लगे, परिंदे बेचैन होकर हवा में उड़ रहे थे। कुछ दरख्तों को आग लग गई। जिस कब्रिस्तान पर मैं मौजूद था और जिस कब्र पर मैं बैठा हुआ था, वो भी मुसलसल तड़प रही थी। मुझे अपना अमल करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर मैंने देखा कि सना भाभी के साथ चंद और लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, जिनमें मेरा मरहूम दोस्त अकबर भी था। उन्होंने मुझसे कहा कि हमने सना को माफ़ कर दिया है, अब तुम भी इसको माफ़ कर दो। मैंने इनकी एक ना सुनी तो वो गुस्से में आ गए और मुझ पर कब्रों से पत्थर उठाकर मारने लगे। लेकिन कोई भी पत्थर मुझ तक ना पहुंच रहा था, सब करीब जा गिरते थे। कुछ देर के बाद ये अमल जारी रहा। फिर सब मुर्दे मेरे सामने आने लगे। वो पुरानी कब्र भी मुझे परेशान कर रही थी, जिसमें पर बैठकर मैं चिल्ला कर रहा था। जिसमें से किसी बुढ़िया की आवाज़ आ रही थी कि मैंने आंखें बंद कर ली और अमल जारी रखा कि अचानक सब शोर खत्म हो गया। मैंने आंखें खोली तो सना चुड़ैल की बेटी बेहोश पड़ी थी। दूर से मुझे इंस्पेक्टर खान आता हुआ दिखाई दिया। अब सुबह हो चुकी थी। इंस्पेक्टर खान ने बेहोश सना पर फायर किया और वो हमेशा की नींद से सुला दिया। मैं हिसार से बाहर निकला। हमने सना की लाश को ताबूत में बंद करके बगैर जनाजे और गुसल के ही दफन कर दिया, क्योंकि वो ना ही मुसलमान थी और ना ही पूरी इंसान थी। वो तो चुड़ैल की बेटी थी। मुझे आज भी अकबर की बहुत याद आती है। इस वाक़े को 10 साल गुजर गए हैं। तो क़ारीन, कैसी लगी मेरी कहानी? अगर मेरी कहानी पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा।